हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल LA क्लासेस। आई होप सब लोग अच्छे हैं और सब लोगों ने लास्ट लेक्चर ले लिया होगा। हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। एक टॉपिक उसका कंप्लीट हो गया है। आज हम पढ़ेंगे सस्पेंशन। सस्पेंशन होता क्या है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको बता दिया था लास्ट वाले लेक्चर में। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। यानी कि आप देखोगे कोई भी सॉल्वेंट लो आप, उसमें आप देखोगे जैसे आप वाटर ले लेते हैं एज अ सॉल्वेंट। वाटर में अगर आपने थोड़ा सा सैंड डाल दिया तो आप जब उसको मिक्स करोगे थोड़ी देर बाद देखोगे वो फिर से जो आपके सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे आपको बैठे हुए दिखाई देंगे। तो यानी कि वो इनसॉल्युबल है। तो जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और हमें विजिबल होते हैं अपनी नेक्ड आई से, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें दिखाई दे जाते हैं, उनको सस्पेंशन कहते हैं। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, आप लोग लिखिए। अब देखिए एग्जाम्पल्स, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल दिया सैंड का, और एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखा देती हूँ चॉक पाउडर को। जब आप वाटर में देखोगे तो आप देखोगे कि जो चॉक पाउडर है वो आपको विजिबल होएगा। तो हम लिख लेते हैं चॉक पाउडर इन वाटर, सल्फर पाउडर इन वाटर, और लाइम स्टोन पार्टिकल्स आप वाटर में देखिए, बेरियम सल्फेट, डस्ट स्टॉर्म, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म और बेरियम सल्फेट इन वाटर। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि क्या क्या होते हैं इनके एडवांटेजेस। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एडवांटेजेस। ये पार्शली सॉल्युबल बेरियम सल्फेट जो होता है वो डिस्पर्स हुआ वाटर में एक ओपेक मीडियम में, इसलिए ये डायग्नोस्टिक एक्सरेज में हमारा वर्क करता है। क्यों? क्योंकि वो पार्शली सॉल्युबल है, बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, पार्शली सॉल्युबल है। क्या है वो? बेरियम सल्फेट BaSO4 is partially soluble in water, so it is used as diagnostic एक्सरेज। जो डायग्नोस्टिक एक्सरेज होते हैं उसमें आप बेरियम सल्फेट का यूज़ होते हुए देख सकते हैं। सेकंड एडवांटेज क्या है? जो एल्युमिनियम पेंट होता है वो एल्युमिनियम पार्टिकल्स का सस्पेंशन होता है एक वैनिश में, तो इसलिए ये यूज होता है सिल्वर पेंट में। एल्युमिनियम पेंट is suspension of aluminium particles in varnish used for silver paint. So these two are the best advantages। आपके कोर्स में यही दो हैं, तो यही दो मैंने बताए हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट हम इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सो हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखते हैं हेट्रोजीनियस नेचर की। तो आप देखेंगे कि जो ये सस्पेंशन है उसका मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन का मिक्सचर क्योंकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसलिए इसका नेचर कैसा होगा, हेट्रोजीनियस नेचर। हेट्रोजीनियस नेचर। सेकंड प्रॉपर्टी की अब हम बात करते हैं फिल्ट्रेशन वाली। आप देखिए क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पहले हेडिंग डाल देते हैं फिल्ट्रेबिलिटी। इसके पार्टिकल्स हमें नेक्ड आई से दिखाई देते हैं। अब हमें नेक्ड आई से दिखाई दे रहे हैं तो मतलब इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो माइन्यूट नहीं होंगे, वो मोटे होंगे थोड़े, तो वो फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकते क्योंकि फिल्टर पेपर में बहुत ही माइन्यूट से छेद होते हैं। तो क्योंकि ये फिल्टर पेपर को पास नहीं कर पा रहे हैं इसलिए ये आराम से फिल्टर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, because the particles do not pass through filter paper, therefore can be separated by filtration। आई होप समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर फिल्ट्रेशन वाली प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है फिल्ट्रेशन वाली प्रॉपर्टी, बिकॉज इट्स पार्टिकल आर सीन विद नेक्ड आई। थर्ड इसकी बात करते हैं हम विजिबिलिटी की। विजिबिलिटी, पार्टिकल्स अब देखिए फिल्टर पेपर से आराम से पास हो रहे हैं, मतलब हमें विजिबल हो रहे हैं नेक्ड आई से, और हमें बहुत ही, आप देखोगे ना जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी आराम से दिखाई देंगे। तो क्योंकि हमें नेक्ड आई से दिखाई दे रहे हैं तो इसलिए ये विजिबल है। विजिबल विद नेक्ड आई, हमें इसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही उसमें रिसर्च करनी तब आप माइक्रोस्कोप की ज़रूरत आपको होगी। आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन की अब हम बात करते हैं। सेडिमेंटेशन जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप देखो भाई वो इनसॉल्युबल हैं। अब जो चीज़ इनसॉल्युबल होती है वो थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाती है। किसी भी आप चाहे घर पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक बाउल लिए, बाउल में आप डालिए सैंड डालिए थोड़ा, उसको फिर मिलाइए। जब वो मिल जाए थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे बेस ऑफ द बाउल, क्योंकि ये बेस ऑफ द बाउल पर आराम से सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कुछ टाइम लेते हैं ग्रेविटी की वजह से, ठीक है, सेटल डाउन होने के लिए। तो उसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। पार्टिकल्स में सेटल डाउन on keeping for some time। भाई देखिए ग्रेविटी का काम ही क्या होता है, न्यूटन बाबा के सर पर सेब क्यों गिरा था, ग्रेविटी की वजह से गिरा था। ग्रेविटी का काम क्या होता है, अपनी तरफ खींचना। कुछ टाइम के बाद पार्टिकल सेटल डाउन हो रहे हैं, क्यों, ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है, अर्थ की तरफ है ग्रेविटी, इसलिए पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं।
नेक्स्ट पार्टिकल्स के साइज़ की अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए हम कह रहे हैं कि पार्टिकल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो भाई पार्टिकल्स का साइज़ कितना होगा। पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बहुत बड़ा सा आपने एक रॉक ला के रख दिया कि भाई हमें तो दिखाई दे रहा है ये। नहीं, पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ही माइन्यूट होता है, भले ही हमें दिखाई देता हो। आप देखिए सैंड का एक पार्टिकल उठाकर देखिए आप, कितना छोटा सा दिखाई देता है। तो जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 न्यूकोमीटर। यानी कि आप देखिए 10⁻⁻6 टाइम मीटर, कितना छोटा हो गया। वो 1000 nm से बड़ा होता है, 10⁻⁻6 nm से, लेकिन होता तो माइन्यूट ही है, भले ही हमें नीट आई से दिखाई दे रहा हो। लास्ट प्रॉपर्टी हम इसकी बात करते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। सस्पेंशन जो होता है वो ओपेक होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट नहीं होता लाइट के, उस पे से लाइट पास नहीं हो सकती, ठीक है। तो इट इज़ ओपेक यानी कि नॉट ट्रांसपेरेंट टू लाइट। अब सैंड के पार्टिकल में देखिए लाइट पास हो जाएगी, नहीं होने की। तो इसका मतलब जो आपका जो पार्टिकल है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉट ट्रांसपेरेंट। अब हम बात कर लेते हैं, जब सस्पेंशन हमारा कंप्लीट हो गया तो अब हम बात करते हैं कॉलाइड्स की। तो हेडिंग डालिए कॉलाइड्स। ये कॉलाइड्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का जो साइज है 1 न्यूकोमीटर और 1000 न्यूकोमीटर के बीच में होता है, जिसमें डायमीटर जो होता है पार्टिकल्स का वो 10 to 1000 टाइम बिगर होता है एक सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल से। आई होप समझ में आया होगा। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, जो पार्टिकल्स जो होते हैं उसका साइज 1 न्यूकोमीटर और 1000 न्यूकोमीटर के बीच में होता है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो जो 10 to 1000 टाइम बिगर होता है वो एक सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल से, कॉलाइड्स में। चलिए लिखते हैं, द सॉल्यूशन इन विच particles are between 1 न्यूकोमीटर to 1000 न्यूकोमीटर in diameter, particles are 10 to 1000 times bigger than a small molecule। एक सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल से 10 to 1000 टाइम्स बड़ा होता है। इसमें दो मीडियम होते हैं, एक होता है जो, लेकिन हाँ एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसका जो पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को लिख लीजिए, इसको माइंड में रखते हुए आगे की स्टडी करनी है अभी। इस वाले पॉइंट को ज़रूर माइंड में रखिएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, द पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। जो सस्पेंशन का पार्टिकल है उससे आपको छोटे दिखाई देंगे।
देन पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। इस वाले पॉइंट को अपने माइंड में बिठा लो, अच्छी तरीके से याद कर लो कि भाई ये पॉइंट के बगैर नहीं है। और वाकई में कॉलाइड में आप देखोगे तो इसके बगैर नहीं मिलेगा। सो इसको अच्छे से याद करिए और मैं आपको आगे समझाती हूँ, फिर आप लोगों को और अच्छे से याद रहेगा। अब देखिए, इसमें दो फेस होते हैं, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम और एक होता है डिस्पर्जन फेस। डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? जिसमें कोलाइड पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिस्पर्ज हो जाते हैं, उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। जैसे आप देखो कि मिल्क में डिस्पर्जन मीडियम, आप देखिए मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है? वाटर प्लस मिल्क, दोनों दो चीज़ें प्रेजेंट हैं इसमें। तो इसमें जो वाटर है वो हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्जन फेस क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्वेंट में, जैसे कि डिस्पर्जन मीडियम में, उसको कहते हैं डिस्पर्जन फेस। यानी कि जो मिल्क है वो हो जाएगा डिस्पर्जन फेस। समझ में आया? मिल्क में आप देखोगे वाटर प्लस मिल्क प्रेजेंट है, तो डिस्पर्जन मीडियम क्या हो गया? वाटर हो गया। डिस्पर्जन फेस क्या हो गया? मिल्क हो गया। आप देखिए लैक्टोज, फैट, प्रोटीन्स, ये सब जो होते हैं डिस्पर्जन फेस हैं। ये भी आप मिल्क में देखोगे। देखिए मैंने मिल्क क्यों बोला, खाली मिल्क, क्योंकि इसमें लैक्टोज भी प्रेजेंट होता है, इसमें आप प्रोटीन्स भी देख सकते हैं, इसमें आप फैट्स भी देख सकते हैं। ये सब आपको मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक वाटर भी प्रेजेंट होता है। वाटर मीडियम होता है, जबकि जो बाकी के पार्टिकल्स मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि फैट्स, लैक्टोज एंड प्रोटीन, ये डिस्पर्जन फेस होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक चार्ट की हेल्प से समझाने जा रही हूँ, तो देखिए ज़रा उस चार्ट। देखिए ये डिस्पर्स फेस है, ये डिस्पर्स मीडियम है, टाइप है, और फिर कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिक्विड गैस का। तो अगर डिस्पर्स फेस लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो गैस है, तो क्या फॉर्म होएगा? एरिसोल फॉर्म होएगा। उस एरिसोल के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? फॉग। आप देखिए लिक्विड प्लस गैस जब आप देखोगे तो आपको फॉग दिखाई देगा, जो विंटर्स में होता है। फॉग दिखाई देगा आपको, क्योंकि फॉग में आप देखिए एक एग्जांपल, आपने रात में एक प्लांट को बाहर छोड़ा, मॉर्निंग में आप देखोगे कि प्लांट पर कुछ पार्टिकल्स होंगे वाटर के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स आपको प्लांट की लीव्स पे दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि उसमें रात में फॉग पड़ी थी, जो कि सुबह में पिघलकर वाटर के पार्टिकल्स छोड़ गई है। तो वाटर के पार्टिकल्स कैसे छोड़े गए? एक लिक्विड फेस के ज़रिए और दूसरा गैस के फेस के ज़रिए। तो बस वही मैं आपको समझा रही हूँ कि लिक्विड प्लस गैस एक एरिसोल बनाता है, जिसके एग्जाम्पल है फॉग। क्लाउड्स को आप देखिए ज़रा, जब जो सी होता है, सी में से जितनी भी भाप होती है वो ऊपर जाती है, ऊपर जाकर वो क्लाउड बना देती है, जो कि एग्जाम्पल हो गया आपके लिक्विड गैस का। एक मिस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट इज डिस्पर्स फेज। अगर सॉलिड है और डिस्पर्जिंग मीडियम अगर गैस है, तब भी एरिसोल फॉर्म होएगा। ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा इससे रिलेटेड कि राइट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड गैस। सो आपको बताना होगा कि क्या है एग्जाम्पल, कि अगर डिस्पर्जिंग, उन्होंने कहा कि अगर डिस्पर्जिंग फेस जो है वो सॉलिड है और डिस्पर्जिंग मीडियम जो है वो गैस है, तो क्या टाइप फॉर्म होएगा और उसके एग्जाम्पल लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई अगर डिस्पर्जिंग फेस सॉलिड है और मीडियम गैस है तो एरिसोल फॉर्म हो रहा है। और क्या क्या एग्जाम्पल होगा? स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अब देखिए स्मोक कैसे फॉर्म हुआ? स्मोक फॉर्म होता है सॉलिड और गैस से।
दो चीज़ों से। ऑटोमोबाइल का जो है, ऑटोमोबाइल मतलब जो कार, बस और आपके बाइक्स, ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो ये जो आपका सॉरी जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं उसमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स। नाउ गैस अगर डिस्पर्स फेज्ड है और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड है, देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या था, डिस्पर्स फेज लिक्विड था और डिस्पर्जिंग मीडियम गैस था। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, डिस्पर्स फेज जो है वो गैस है और मीडियम जो है वो लिक्विड है, तो तब फॉर्म होएगा फोम। आप देखिए शेविंग क्रीम, देखिएगा इसमें लिखा हुआ भी एग्जाम्पल, शेविंग क्रीम को जब आप निकालोगे तो उसमें फॉर्म सा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें गैस और लिक्विड मिक्स्ड है, उसमें जो डिस्पर्जिंग मीडियम है वो है लिक्विड। एग्जाम देखिए दोनों के अलग अलग बन रहे हैं टाइप, लिक्विड गैस एरिसॉल बना रहा है और गैस लिक्विड फॉर्म बना रहा है। अगर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है और डिस्पर्जिंग मीडियम भी लिक्विड ही है, उस टाइम पर इमल्शन फॉर्म होएगा। देखिए कैसे, मिल्क है, मिल्क में फैट, लैक्टोज, प्रोटीन सब प्रेजेंट है, वो भी लिक्विड है, वाटर प्रेजेंट है, वो भी लिक्विड है। सो आपका इमल्शन फॉर्म हो रहा है। फेस क्रीम आप देखिएगा तो फेस क्रीम में भी आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट इज सॉलिड लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड मिलकर बनाते हैं सॉल। सॉल कैसे? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड सॉलिड प्लस लिक्विड एक बना देता है, सॉल बना देता है। गैस एंड सॉलिड, गैस और सॉलिड, देखिए गैस और लिक्विड मिलकर भी फॉर्म बना रहे हैं और गैस और सॉलिड मिलकर भी फॉर्म ही बनेगा, फॉर्म ही बनेगा। रबर आप देखिएगा, स्पंज देखिए, स्पंज को में आप देखिएगा कि गैस और सॉलिड होता है उसमें, क्योंकि तो वो फूलता है और फिर वो दब जाता है। सो फॉर्म बन रहा है। एंड द लास्ट इज प्यूमाइस। नेक्स्ट की हम बात करेंगे लिक्विड एंड सॉलिड। लिक्विड और सॉलिड को जब आप मिक्स करोगे तो जेल बनता है और जेल फिर बनता है जेली, चीज़ और बटर, ये फॉर्म करता है। आपको पता ही होगा ये तो भी कि जो चीज़ होता है वो कैसे फॉर्म होता है। सॉलिड और सॉलिड को जब हम मिक्स करेंगे, जब सॉलिड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जिंग मीडियम अगर सॉलिड ही है तो वही सॉलिड सॉल बनेगा, जैसे कि कलर्ड जिप्सम या फिर मिल्की ग्लास। सो ये बुक आपके बुक में पेज नंबर 18 पर भी है और आप उसमें से पढ़िएगा, इसको याद करिएगा। मैंने आपको समझा दिया है और आई होप आपको याद भी हो गया होगा। अब हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलाइड्स हम पढ़ते हैं। देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन पढ़ा था, अब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलाइड को कंपेयर करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम हेट्रोजीनियस नेचर की। तो ये हेट्रोजीनियस नेचर का होता है, हेट्रोजीनियस नेचर। पार्टिकल के साइज की हम बात करते हैं, उसमें पार्टिकल का जो साइज था वो 10 की पावर -6 nm का -6 m का था, यानी मीटर का था। और इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10 की पावर -8 m का होता है, मीटर का होता है, यानी कि 10 nm का। समझ में आ गया? 10 nm से लेकर 6 nm 10 की पावर -8 से मीटर से लेकर 10 की पावर -6 मीटर तक ये हो सकता है, यानी कि 1000 nm का। पार्टिकल की आपके फिल्ट्रेबिलिटी की बात करते हैं, तो फिल्ट्रेशन इसका कैसा होता है उसकी बात करते हैं हम। जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर के पोर्स को भी पास कर जाते हैं, इसीलिए ये फिल्ट्रेशन इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, सो पोर्स पार्टिकल्स passes through pores of filter paper, so
नो फिल्ट्रेशन, कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा भाई। जब उसके पार्टिकल्स पास कर रहे हैं आपके जो फिल्टर पेपर है उस, तो फिर फिल्ट्रेशन कैसे होएगा। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की, विजिबल होता है या फिर नहीं होता। अब देखिए भाई, जो पार्टिकल्स हैं वो पोर्स को पास कर रहे हैं। पोर्स कितने से होते हैं फिल्टर पेपर में, अगर आप लोगों ने देखा होगा फिल्टर पेपर वाइट कलर का होता है, और जब आप फनल के ऊपर रखते हैं उसको मोस्टली फिल्टर करने के लिए कोई भी चीज़। तो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप देखिए ज़रूर। जो अगर उनको भी पास कर रहे हैं, बहुत ही बारीक सा फिल्टर पेपर है, उसको भी अगर ये पास कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो भाई वो हमें दिखाई ही नहीं देने के नेक्ड आई से। भाई कैसे दिखाई देंगे जब वो इतने नन्हे नन्हे से जो पार्टिकल्स पोर्स हैं उनको पास कर जा रहे हैं वो पार्टिकल्स, तो भाई ज़रूरी बहुत कम है। तो वो इसलिए हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देंगे। सीन बाय पावरफुल माइक्रोस्कोप ओनली। ओके, स्टेबिलिटी की हम बात करते हैं। कॉलाइड्स जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और वो स्टेबलाइज हो जाते हैं सुटेबल स्टेबलाइजर की वजह से, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं और फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। समझ में? कॉलाइड्स आर अनस्टेबल एंड स्टेबलाइज्ड। ये ऐसे ही स्टेबलाइज नहीं होते, ये स्टेबलाइजर की हेल्प से स्टेबलाइज्ड होते हैं बाय सुटेबल स्टेबलाइजर, जिसकी वजह से कोलाइडेड पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर वो सेटल डाउन हो जाते हैं। लास्ट टिंडल इफेक्ट की हम बात करते हैं। टिंडल इफेक्ट होता क्या है? जिसमें से लाइट पास हो रही हो, वो पार्टिकल्स जिनमें से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो पास हो रही हो अगर कोलाइडल पार्टिकल्स में से, तो उनको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और ये प्रोसेस आपको कोलाइड्स में देखने को मिल रहा है। सो द लाइट स्कैटरिंग by colloidal particles called Tyndall effect। समझ में आ गया टिंडल इफेक्ट क्या है? अब देखिए कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट ज़रा थोड़ा सा पढ़ते हैं और फिर एक लास्ट और है ब्राउनियन मूवमेंट कोलाइडल पार्टिकल्स का, फिर वो भी देखकर और हमारा लेक्चर ख़त्म होने वाला है। सो पहले डाल देते हैं हम कॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ आपके ही घर में। आप देखिए कोई रूम है वो बंद है, अंधेरा हो रहा है रूम में, और एक छोटी सी खिड़की है, अपर साइड में बनी हुई हो चाहे वो मिडल में बनी हुई हो। आप जब रूम में एंटर करेंगे और फिर से रूम के गेट को बंद कर देंगे, बट वो खिड़की है जो खुली हुई है, तो आप देखेंगे उसमें से कुछ जो लाइट है वो अंदर पास हो रही है, और वो वाइट कलर की लाइट है और उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स चल रहे हैं। बस इसी ही प्रोसेस को आप टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपने ये नहीं किया हुआ है घर पर, तो जाइए घर पर करिए। घर पर जो आपका अबव वाला रूम है जहाँ पे से सनलाइट आती हो, उस वाले रूम में आप देखिएगा, पूरा रूम बंद करिएगा अंधेरे में, और एक छोटी सी खिड़की, छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटी खिड़की आपको आप खोल दीजिए और फिर देखिएगा कि एक लाइट वहाँ से पास हो रही होगी। जो लाइट कुछ पार्टिकल्स अपने अंदर, डस्ट पार्टिकल्स अपने अंदर बियर किए हुए वो होगी, उसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आप इनको फॉरेस्ट में आसानी से देख सकते हैं। फॉरेस्ट में जगह जगह पेड़ों, जो घने
फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ों में से जो रोशनी आती है वो टिंडल इफेक्ट कहलाई जाती है। सो टिंडल इफेक्ट आपको समझ में आ गया है कि वो विजिबल लाइट जो कि हमें फॉरेस्ट में दिखाई देती है या फिर रूम में दिखाई देती है उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, सो लिख देते हैं हम शेप्स ऑफ लाइट coming from trees in a forest having dust particles cause Tyndall effect। देखिए, बात करते हैं ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में। डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है दैट द कोलाइडल पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ कांस्टेंट रैंडम मोशन इन zigzag पाथ इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं और वो एक जिगजैग पाथ बनाते हैं। आप देखोगे रूम में जो एक अंधेरे वाले रूम में एक छोटी सी लाइट आ रही हो अगर सनलाइट, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स जिगजैग मूवमेंट दिखाते हैं अपना, तो उसी मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। अभी ब्राउनियन मूवमेंट होता क्यों है ये, क्योंकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है उनका आपस में कॉलिजन होए या फिर डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ अगर कॉलिजन होए तो तब ब्राउनियन मूवमेंट होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स and with the molecules of dispersion medium। डिस्पर्जन मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर उनमें हो रहा है कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ अगर आपस में ही हो रहा है कॉलिजन, तो तब ब्राउनियन मूवमेंट टेक प्लेस। मैं इसको एक डायग्राम की हेल्प से आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे होएगा। आप देखिए रूम में लाइट आ रही है, जब रूम में लाइट पास होती है तो वो इस तरीके का जिगजैग एक फॉर्मेशन बनाती है। सबसे पहले इस तरीके से वो आएगी, फिर नेक्स्ट इधर चली जाएगी, नेक्स्ट फिर अपर साइड पर जाएगी और फिर वो फिर से लोअर साइड पर आएगी, फिर उसके बाद में वो अपर साइड पर जाएगी आपके एंड देन डाउन साइड आएगी, देन फिर अपर साइड जाएगी, फिर डाउन साइड आएगी, फिर से अपर साइड जाएगी, देन डाउन साइड एंड देन अपर साइड। बस इसी फॉर्मेशन में वो आती रहती है लाइट, और जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। देन डाउन साइड, और ये एरोज बनाने ज़रूरी हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि जो पार्टिकल्स हैं वो किस साइड पर मूव कर रहे हैं। अब ब्राउनियन मूवमेंट की बात हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेके चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या बोलता है कि अगर कोलाइडल पार्टिकल्स अपने पास इलेक्ट्रिक चार्ज रखते हैं, यानी कि कोलाइडल पार्टिकल्स के पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर अगर निगेटिव चार्ज है, तो तब जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है कोलाइड से, इलेक्ट्रिक करंट जो कि कोलाइड से पास हो रहा है वो कोलाइडल पार्टिकल्स को अपोजिटली मूव करेगा। जो चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अपोजिटली मूव करेगा। बस इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो जो मूवमेंट हो रहा है
वो इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये देखिए, ये मैंने एक चार्ज बनाया है जिसमें एक तरफ एनोड है और दूसरी तरफ कैथोड है। देखिए, एनोड और कैथोड के बारे में तो जानते ही होंगे, इट इज़ प्लस एंड इट इज़ माइनस, वन गेन एंड वन लूज इलेक्ट्रॉन्स। अब इधर हमने एक एनोड वाला डांगा, एक कैथोड की डिस्क डाल दी। क्या हुआ, जो कैथोड वाला था उसने अपनी तरफ खींचा, ठीक है, और फिर कोलाइडल पार्टिकल्स एनोड की तरफ मूव कर गए। यहाँ पे सॉल्व है, कैथोड के पार्टिकल्स अंदर आए और वो फिर एनोड की तरफ मूव कर गए। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आप देखोगे, क्या मैं एग्जांपल दिखाती हूँ चिमनी का। इलेक्ट्रिक चिमनी जो होती है, जो कि यूज़ होती है हमारे होम्स में, हम किचन में यूज़ करते हैं, वो क्या करती है, जो जितने भी स्मोक के पार्टिकल्स हैं उनको अपनी तरफ, जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैथोड, जो इलेक्ट्रोड है, जो चार्ज इलेक्ट्रोड है, उसकी तरफ खींचती है इलेक्ट्रिक चिमनी। तो वही प्रोसेस हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स ज़रा कोलाइडल सॉल्यूशन के बता दूँ। हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है, प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स के भी हम बात कर लेते हैं। आप देखोगे ब्लड, मिल्क और इंक हो गई, फिर आप देख सकते हैं सोप का सॉल्यूशन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। स्मोक भी बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। अब देखिए, ये एग्जाम्पल्स कैसा है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके पार्टिकल्स बहुत ही माइन्यूट होते हैं कि हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर आप ब्लड थोड़ा सा लो और ब्लड को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको कुछ पार्टिकल्स दिखाई देंगे। सेम ही आप इंक को देख सकते हो माइक्रोस्कोप में, या मिल्क को, सोप सॉल्यूशन को, या स्मोक को आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो आपको बहुत स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देंगे, इसलिए हम इसको कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए, मैंने आपको आज करा दिया, सस्पेंशन आपका हो गया है और कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया है, और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सॉल्यूशन करवाया था। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार कंपेयर स्टडी हम कर लेते हैं, देखते हैं करके। तो मैंने एक चार्ट तैयार किया हुआ है, सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। आप होमोजीनियस मिक्सचर देखिए, सॉल्यूशन का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि भाई जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए आप देखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर हमेशा सिंपल सॉल्यूशन रहेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन हमें होमोजीनियस दिखाई देता है, आप देखेंगे उसको सिंपल। तो भाई आपने ब्लड या मिल्क देखा, आप सिंपल देख रहे हैं, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप देख रहे हैं, नेक डाई से देख रहे हैं, तो आपको वो होमोजीनियस दिखाई देगा। लेकिन एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो पार्टिकल्स दिखाई देंगे। सस्पेंशन की हम बात करें, ये हेट्रोजीनियस होता है सस्पेंशन, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स हमें नेक डाई से दिखाई देते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं सॉल्यूशन के बहुत ही छोटे होते हैं, 1 nm से होते हैं। 1 nm यानी कि 10⁻⁹ मीटर। कितना छोटा होगा आप देखिए, बहुत छोटे पार्टिकल्स वो होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स सॉल्यूशंस के पार्टिकल्स से बड़े होते हैं, 10 to 1000 nm हो सकते हैं ये पार्टिकल्स। और सस्पेंशन के हम बात करें तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1000 nm से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन से भी बड़े होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज़रा सॉल्यूशंस की विजिबिलिटी के बारे में। अब देखिए भाई, पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, तो भाई जब पार्टिकल्स छोटे हैं तो हमें दिखाई भी नहीं देने के हैं। अब पता है क्या होता है, नेक डाई से नहीं दिखाई देते, वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी ढंग से नहीं दिखाई देते हैं। आप देखिए, अगर जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है उसमें भी पार्टिकल्स विजिबल नहीं होंगे। कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स हमें
माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, जबकि सस्पेंशन में हम पार्टिकल्स सिंपल बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स भाई हम जब हमें दिखाई नहीं दे रहे तो सिंपल वो फिल्टर पेपर को भी पास कर जाएंगे। इसके पार्टिकल्स भी हमें नेक्ड आई से तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, माइक्रोस्कोप से दिखा रहे हैं तो ये भी पास कर जाएंगे। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने मोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर को पास नहीं कर सकते। अब मोटे होने का मतलब ये मत समझ लेना कि एक रॉक आ गया। फिल्टर पेपर में जो पोर्स होते हैं वो भी बहुत ही छोटे होते हैं, उनको पास नहीं कर सकते। आप सॉल्यूशन में देखिए टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। टिंडल इफेक्ट कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है और वो सस्पेंशन में प्रेजेंट होता भी है, नहीं भी। मोस्टली केसेस में वो प्रेजेंट नहीं होता है, रियरली केसेस में आप सस्पेंशन में देखेंगे। पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, और सिंपल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होते हैं। जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं, भाई वो हैवी हैं तो वो सेटल हो जाएंगे। इन दोनों के पार्टिकल्स बहुत ही लाइट हैं तो इसलिए वो सेटल नहीं होते हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगा वो सॉल्यूशन। उसमें आप वाटर प्लस सॉल्ट मिला रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि इसमें सॉल्ट मिला हुआ है। जबकि आप अगर ब्लड या मिल्क को देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई देंगे। और मडी रिवर वाटर को अगर आप देखेंगे या फिर चॉक पाउडर के सॉल्यूशन को आप देखेंगे तो आपको पार्टिकल्स ईजिली विजिबल हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपका ये वाला लेक्चर कंप्लीट करा दिया है। अब थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है एंड देन हम फिर क्वेश्चन आंसर्स करके इस चैप्टर को भी जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो आई होप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्रेस द like button and please subscribe the channel so that if I upload any video so that will reach to you at a time. Thank you and have a nice day.